इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर हैं और अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन के ये कॉम्प्लेक्स सिद्धांत आपको डरा रहे हैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आज का ये एक्सप्लेनर खास तौर पर आप सभी के लिए एक अल्टीमेट स्टडी पार्टनर की तरह काम करेगा। हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत को इतने मजेदार और सिंपल तरीके से डिकोड करने वाले हैं कि फाइनल्स में कोई भी सवाल आ जाए उसका जवाब देना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। तो पूरे जोश के साथ इस फिजिक्स के सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सिलेबस क्या है। हम कवर करेंगे 1. विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, 2. द्रव्यमान से ऊर्जा में बदलाव, 3. सामान्य सापेक्षता और गुरुत्वाकर्षण, 4. एग्जाम्स के लिए कुछ जबरदस्त मेमोरी ट्रिक्स, 5. एक क्विक अभ्यास प्रश्न और रिवीजन राउंड, और आखिर में 6. असली दुनिया में जीपीएस का उपयोग। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है विशेष सापेक्षता का सिद्धांत। अब देखिए, ये जो विशेष सापेक्षता का सिद्धांत है ना, इसे आइंस्टाइन ने 1905 में दिया था। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये आइंस्टाइन के दो सबसे बड़ी खोजों के बीच के फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करती है। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें। एक तरफ विशेष सापेक्षता सिर्फ उन चीजों पर लागू होती है जो बहुत बहुत तेज गति से चल रही हैं, मतलब लगभग प्रकाश की गति के करीब। ये पूरी तरह से हाई स्पीड मोशन के बारे में है। और दूसरी तरफ है सामान्य सापेक्षता, जो 1915 में आई। ये थियरी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और हमारे स्पेस टाइम के पूरे स्ट्रक्चर को समझाती है। ये फर्क दिमाग में एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और यहीं पर आता है टाइम डायलेशन का माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। इमेजिन कीजिए, एक रॉकेट है जो लाइट की स्पीड के करीब उड़ रहा है। अब जो इंसान उस रॉकेट के अंदर है, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, उसकी घड़ी बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन पृथ्वी पर खड़ा कोई व्यक्ति अगर उस रॉकेट को देखेगा तो उसके लिए उस रॉकेट के अंदर का समय लिटरली धीमा हो चुका होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? समय और स्पेस कोई फिक्स चीजें नहीं है, ये पूरी तरह से ऑब्जर्वर यानी देखने वाले पर डिपेंड करते हैं। मूविंग ऑन, अब आते हैं नंबर 2 पर, द्रव्यमान से ऊर्जा में बदलाव। तो हमने समय की बात कर ली, अब हम साइंस के सबसे मशहूर इक्वेशन को डीकोड करने वाले हैं। E=mc²। हम सबने इसे टी-शर्ट्स पर, बुक्स में देखा है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड में मौजूद मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी, ये दोनों कोई अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस छोटे से फॉर्मूले ने ये साबित कर दिया कि अगर एक बहुत ही छोटे से मास को प्रकाश की गति के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक बहुत बड़ी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है। बस यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सामान्य सापेक्षता और गुरुत्वाकर्षण। अब हम 1915 की थ्योरी पर फोकस शिफ्ट करते हैं, स्पीड को छोड़ते हैं और बात करते हैं पूरे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके की। न्यूटन ने हमें बताया था कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीजों को खींचती है, राइट? लेकिन आइंस्टाइन ने इस पूरी सोच को ही बदल दिया। उनके हिसाब से गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स है ही नहीं, ये दरअसल स्पेस टाइम का मुड़ना है। इसे विजुअलाइज करने के लिए बस एक तनी हुई चादर की कल्पना कीजिए जिस पर एक बहुत भारी लोहे की गेंद रखी है। वो भारी गेंद उस चादर में गड्ढा बना देगी, है ना? हमारा ब्रह्मांड भी बिल्कुल ऐसा ही है। पृथ्वी इसलिए सूर्य के चक्कर नहीं लगाती क्योंकि कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही है, बल्कि इसलिए लगाती है क्योंकि सूर्य जैसी भारी वस्तुएं अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं और एक घुमावदार रास्ता बना देती हैं। और अगर हम इस स्पेस टाइम के मुड़ने की एक्सट्रीम लिमिट की बात करें तो हमें मिलते हैं ब्लैक होल्स। ये वो जगहें हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा इंटेंस होती है और स्पेस टाइम का ये गड्ढा इतना गहरा होता है कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी प्रकाश, लाइट, भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। लिटरली कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। चलिए अब आते हैं नंबर 4 पर, एग्जाम्स के लिए कुछ कमाल की मेमोरी ट्रिक्स। अभी तक हमने काफी डीप फिजिक्स की बात की है, लेकिन असली सवाल ये है कि एग्जाम के प्रेशर में ये सब याद कैसे रहेगा? विशेष सापेक्षता के 2 मेन प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए बस इस छोटे से फ्रेज को दिमाग में सेट कर लीजिए। लॉज एंड लाइट, यानी नियम और रोशनी। लॉज से याद रखिए कि फिजिकल नियम सभी के लिए बिल्कुल एक समान है, और लाइट से याद रखिए कि प्रकाश की गति हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी नहीं बदलती।
ये एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल ट्रिक है। इसके अलावा इन 3 कोर कॉन्सेप्ट्स को भी फटाफट नोट कर लीजिए। टाइम डायलेशन मतलब तेज चलने वाली घड़ियां धीमी हो जाती हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब मोशन में होने पर चीजों की लंबाई कम हो जाती है। और जनरल रिलेटिविटी सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कर्व्ड स्पेस टाइम, यानी मुड़ा हुआ स्पेस टाइम। बस ये कीवर्ड्स याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ऑलराइट, सेक्शन 5 अभ्यास प्रश्न और रिवीजन। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा पहला पॉप क्विज क्वेश्चन। सोचिए, स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से अगर एक घड़ी प्रकाश की गति के बहुत करीब बहुत तेजी से मूव कर रही है तो उस घड़ी के समय के साथ क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और इसका सही जवाब है टाइम डायलेशन। जी हाँ, वो तेजी से मूव करने वाली घड़ी एक रुके हुए ऑब्जर्वर की तुलना में धीमी चलने लगेगी। अगर आपके दिमाग में भी यही जवाब आया था तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। एक्सट्रीम स्पीड का टाइम पर बहुत ही ड्रामेटिक असर पड़ता है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। न्यूटन के बाद जनरल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट को कैसे रीडिफाइन किया? उन्होंने इसे क्या बताया? बिल्कुल सही जवाब। गुरुत्वाकर्षण कोई खींचने वाला फोर्स नहीं है, बल्कि भारी चीजों की वजह से स्पेस टाइम में आने वाला घुमाव या कर्व है। वो तनी हुई चादर और भारी गेंद वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा। बस वही है ग्रेविटी का असली सच। फाइनली, सेक्शन 6 असली दुनिया में जीपीएस का उपयोग। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपके मन में सवाल आ सकता है कि यार ये सब फॉर्मूले क्लासरूम के बाहर क्या काम आते हैं? तो सुनिए, हम सब जो फोन में गूगल मैप्स या जीपीएस यूज करते हैं ना, वो बिना रिलेटिविटी के काम ही नहीं कर सकता। नो वे। जीपीएस सैटेलाइट्स बहुत तेज स्पीड से और कम ग्रेविटी में घूम रहे हैं, इसलिए वहां का टाइम पृथ्वी के टाइम से थोड़ा अलग चलता है। अगर आइंस्टीन के इन फॉर्मूलों से उस टाइम को ठीक ना किया जाए तो हमारा जीपीएस कुछ ही मिनटों में फेल हो जाएगा और हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी चला रही है। और हाँ, बिग बैंग और यूनिवर्स के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी यही साइंस काम आती है। तो अब जब हमें पता है कि टाइम और स्पेस कोई फिक्स चीजें नहीं हैं, बल्कि स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से लगातार शिफ्ट होते रहते हैं, तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि ये सब हमारे ब्रह्मांड के फ्यूचर को किस दिशा में ले जा रहा है? क्या कभी ऐसा पॉइंट आएगा जब टाइम बिल्कुल रुक जाएगा? ये वो सवाल हैं जो आज भी साइंटिस्ट को कॉस्मॉस की गहराई में जाने पर मजबूर करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप अपने फाइनल्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सीखते रहिए और यूनिवर्स के रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहिए।